गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स चैप्टर 11 का हमने स्टार्ट किया था और ऑप्टिक्स चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रिज्म। प्रिज्म का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म के लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, 90% स्कूल में ये डेरिवेशन पूछा ही जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। हम जो अब इस सेशन में या इस लेक्चर में जो फॉर्मूला स्टडी करने वाले, दैट इज नोन एज अ प्रिज्म फॉर्मूला। उसे क्या कहते हैं हम? प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला दो पार्ट में है। प्रिज्म फॉर्मूला दो पार्ट में है। एक में हम एंगल का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले पार्ट में क्या करेंगे? एंगल का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। उसका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना मींस प्रिज्म फॉर्मूला होता है। याद रखो, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे इजी फॉर्मूला हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है प्रिज्म के लिए। तो हमें आई एंगल फाइंड आउट करना है, हमें आर एंगल फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूला में पुट अप कर देना है। उसी फॉर्मूला को शॉर्ट में कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। इजी, ठीक है। तो चलो अब हम प्रिज्म का स्टडी करते हैं, लेकिन ये प्रिज्म के लिए साइन आई और आर निकालना डिफिकल्ट क्यों होता है वो हम देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट प्रिज्म फॉर्मूला का पहला टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन्वॉल्व। अब कितने एंगल इन्वॉल्व होते हैं हमने प्रिज्म में देख लिया, बहुत सारे एंगल होते हैं। इस एंगल को कहते हैं प्रिज्म एंगल, ये आई इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये एंगल ऑफ डेविएशन। इतने सारे एंगल इसमें आते हैं। तो इन सबका हमें क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। कंसीडर अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का हमने प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया ए बी सी। हमने क्या ले लिया? प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी। ये प्रिज्म का है। अब प्रिज्म में दो नॉर्मल हमने, अब ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी, ये क्या है? हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहां से रे पास करेगी, ए बी और ए सी से रे पास करेगी, और बी सी हमारा बेस होगा। यहां से अब रे पास नहीं कर रही है, ये यूज नहीं कर रही, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ए इज अ प्रिज्म एंगल। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एंगल कितना है? ए। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब हम सरफेस कौन सा यूज करने वाले हैं? ए बी और ए सी। तो अब ए बी को हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, एम क्यू एन। ये हमने ए बी को नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, और ए सी को भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, एम डैश आर एन। तो यहां लिखा है एम क्यू एन नॉर्मल ऑफ सरफेस ए बी एंड एम डैश आर एन इज अ नॉर्मल ऑफ सरफेस ए सी। दोनों सरफेस के लिए हमने क्या ड्रॉ किया है? नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब यहां से इंसिडेंट रे आएगा। ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे प्रिज्म के ए बी सरफेस पे इंसिडेंट होगा। कितने एंगल पे? आई इतने एंगल पे। इट इज नोन एज अ इंसिडेंट एंगल। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। देन ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। अब ये रे प्रिज्म के अंदर चला जाएगा, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाना, उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो ये R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन ये यहाँ इंसिडेंट हो रहा है R2, इसको भी कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रे यहां से आता है तो इस एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देन ये रे प्रिज्म के बाहर आएगा। RS रे क्या है? हमारा प्रिज्म से बाहर आ रहा है, तो इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। इसे क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। तो ये है PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे एंड RS इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। देन नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होता है R1 R2, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड इमर्जेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे सीधे जाता, ये रे सीधे सीधे जाता कहां? P2T। कहां तक जाता? P2T, सॉरी। लेकिन प्रिज्म की वजह से ये क्या हो गया? डेविएट हो गया। ये क्या हो गया? डेविएट हो गया। मींस इसको ऊपर जाना था, ये कहां आ गया? नीचे। तो इसमें क्या हो गया? डेविएशन।
सो कितना डेविएशन आया, डेल्टा इतना डेविएशन आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपना सीधे सीधे रास्ते पे जा रहा था, प्रिज्म की वजह से रास्ता चेंज कर दिया, तो कितने डिग्री से चेंज किया, दैट इज डेल्टा इतने डिग्री से, तो इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो सारे एंगल है, इन सारे एंगल में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, इन सारे एंगल में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले कंसिडर करते हैं कि कंसिडर क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर, दिख रहा है, ए क्यू एन आर, हम क्वाड्रिलैटरल ले रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडर, फर्स्ट कंसिडर क्वाड्रिलैटरल, कौन सा ले रहे हैं हम, ए क्यू एन आर, चलो दिख रहा है, यहां देख लो, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसा है शेप उसका, इस तरह से, ये ए क्यू एन आर, ठीक है, ए क्यू एन आर। अब ये है हमारा प्रिज्म एंगल, ये हमारा प्रिज्म एंगल। सो इन क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर। चलो क्वाड्रिलैटरल के सामने वाले एंगल, दोनों एंगल हमने ले लिए, उनके एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये होगा हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 समझ में आ गया, क्वाड्रिलैटरल से हमने फाइंड आउट किया। वापस आते हैं अब हम हमारे डायग्राम पे। अब हम ले रहे हैं नीचे वाला ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगल, देखो क्यू आर एन, कौन सा ले रहे हैं, क्यू आर एन, ये नीचे वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल है R1 और R2, जिसमें एंगल है R1 एंड R2, ठीक है। तो अब हम उसको ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल क्यू आर एन, क्यू आर एन। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, अगर हम तीनों एंगल के एडिशन करते हैं, एंगल कौन सा है, R1 है, R2 है और N एंगल है, इन तीनों को ऐड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 180। आंसर कितना आएगा, 180। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं अब। सो इस ट्रायंगल के लिए देखो, इस तरह का ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ड्रॉ करके रखता हूं यहां, ये हमारा Q, ये R और यहां N है, ये एंगल है हमारा R1, ये है एंगल R2 और ये हमारा थर्ड एंगल है। तो तीनों को ऐड करते हैं अब, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR प्लस एंगल QNR, ट्रायंगल के तीन एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 का आंसर 180, इक्वेशन 2 का आंसर भी 180, तो दोनों इक्वेशन इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा, दोनों को इक्वेट कर लो, R1 प्लस R2 प्लस QNR, इसका आंसर भी 180 इज इक्वल टू A प्लस QNR। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, QNR QNR, तो आंसर क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इक्वेशन 3 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम। वन सेकेंड डायग्राम देख लो हमारा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहां, अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, एक्स क्यू आर, एक्स क्यू आर। अब देखो यहां मैंने एंगल रेड कलर से लिखे हैं, एंगल क्या रखे है, रेड कलर से। क्यों रेड कलर से लिखे हैं वो देखते हैं। देखो अब ये एंगल आई है, तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल होगा
अपोजिट साइड वाला एंगल, ये भी आई होगा, ये भी आई होगा अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल आई में से R1 चला गया, अपोजिट एंगल आई में से R1 चला गया, तो बचा कितना I माइनस R1। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो गया I माइनस I1 R1। सिमिलरली यहां एंगल कितना है E, तो ये टोटल एंगल अपोजिट एंगल है E के, तो ये भी हो जाएगा E में से R1 चला गया तो ऊपर वाला एंगल बचा, तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा E माइनस R2, E माइनस R2। ये समझ में आ गया, ये आएगा रिमेनिंग एंगल I माइनस R1, ऊपर वाला E माइनस R2। ठीक है, अब ये ऊपर वाला हम ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा XQR, XQR इस ट्रायंगल को लेते हैं। चल तो यहां हम आते हैं, अब हमारा इस तरह से है ट्रायंगल XQR, यहां है T, यह एंगल है हमारा डेल्टा, ये है I माइनस R1, ये है E माइनस R2, E माइनस R2। ठीक है, देख लो एक बार, I माइनस R1, E माइनस R2 और ये डेल्टा, और ये डेल्टा। तो यहां इन ट्रायंगल XQR, इन ट्रायंगल XQR हम अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है? सो एक्सटीरियर एंगल इज एडिशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये हमारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनका एडिशन होता है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, I माइनस R1 पहला एंगल प्लस E माइनस R2, E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। ये होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। चलो अब इसमें से कॉमन वाले टर्म दे लो, I प्लस E एक तरफ लेके आते, I प्लस E एक तरफ लेके आते, यहाँ माइनस R1 माइनस R2, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा, इज इक्वल टू डेल्टा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमें क्या कहता है, देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, सो I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमें ये मिला, एंड देयरफॉर A को वहां भेज दो, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 4 में सारे एंगल है, I इंसिडेंट एंगल, E इमर्जेंट एंगल, A प्रिज्म एंगल और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, और A किसका कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 का। तो सारे एंगल का रिलेशन इसमें आ जाता है। तो ये हो गया एंगल के बीच का रिलेशन, ये हो गया एंगल के बीच का रिलेशन। तो यहां तक समझ में आ गया I प्लस E। तो अब हमारे लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 3 इसको याद रखो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है इक्वेशन नंबर 4, ये दो इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले क्वाड्रिलैटरल लिया, पहले क्या लिया, क्वाड्रिलैटरल लिया हमने, देखो, देन नीचे वाला ट्रायंगल लिया, देन नीचे वाला ट्रायंगल लिया, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, एक इक्वेशन मिला। देन हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम निकाला, इसमें हमने क्या अप्लाई किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और हमें क्या मिला, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, चलो अब आते हैं डेविएशन कर्व, देन मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। अब हम डेविएशन कर्व का स्टडी करेंगे, मिनिमम डेविएशन का स्टडी करेंगे एंड प्रिज्म फॉर्मूला का स्टडी करेंगे। तो देखो अब जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब 11th में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा, प्रिज्म को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रे इंसिडेंट करके आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या डेल्टा आपको मेजर करना है। क्या मेजर करना, डेल्टा और I ये दोनों मेजर करके ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको कर्व क्या शो कर रहा है, ये जो कर्व आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इट शोज दैट विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ I द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा it decreases initially at a certain minimum value to delta m and then increases। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते,
जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं, ऐसा प्रिज्म है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा इमरजेंट रे यहां जा रहा है, ठीक है, इमरजेंट रे यहां जा रहा है, ये एंगल है डेल्टा और ये है इंसिडेंट एंगल। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, वैसा डेल्टा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक सर्टन वैल्यू डेल्टा एम पे एंगल सबसे मिनिमम एंगल होगा, यहां पे आई और ई का वैल्यू, आई और ई का वैल्यू सेम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, रिवर्सिबिलिटी। आप यहां से रे इंसिडेंट करो या यहां से रे इंसिडेंट करो, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। डेल्टा का वैल्यू कितना आने वाला है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम जब आपको वैल्यू मिलता है तो आई और ई एंगल ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले प्रिज्म पे जो इंसिडेंट एंगल हो रहा है वो एंगल हम बढ़ा रहे हैं, एंगल क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे एंगल को क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। एक सर्टन लिमिट तक ये कम होगा, एक सर्टन लिमिट तक ये कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एम। अगर उसके बाद भी हमने आई को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो डेल्टा वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, डेल्टा वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो अब हम इस कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। चलो तो अब हमारा कंडीशन, ठीक है, increasing value of I, the angle of deviation delta decrease initially at certain minimum value of dm, certain minimum value of dm. Thus at delta is equal to delta m, delta is equal to delta m। हमने क्या कहा, अगर डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम है तो आई का वैल्यू ई होगा, आई इज इक्वल टू ई। अगर आई और ई दोनों सेम है, अगर आई और ई ये दोनों सेम है, आई भी सेम है ई भी सेम है, तो यहां से इंसिडेंट करो तो एंगल R1 मिल रहा है, यहां से इंसिडेंट करो तो एंगल R1 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है, आई का वैल्यू और ई का वैल्यू सेम है, तो R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देन R1 इज इक्वल टू R2, इसको हम कहेंगे R, इसको हम कहेंगे R। तो ये कंडीशन समझ में आ गया। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, उस कंडीशन में आई और ई इक्वल हो जाएंगे और उस केस में R1 R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब आते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 3 पे। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखो क्या कह रहा है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब R1 और R2 दोनों इक्वल है डेल्टा एम वाली कंडीशन पे, तो क्या होगा, R प्लस R इज इक्वल टू A, दैट इज 2R इज इक्वल टू A एंड R इज इक्वल टू A बाय 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन। R का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करते I का वैल्यू, उसके लिए हम लेते इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 याद आ रहा है, इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 था I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। अब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा M, तब I और E इक्वल हो जाएगा। सो इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M, I इज इक्वल टू E, अब ये वैल्यू पुट करो, I प्लस I, E का वैल्यू मैंने I पुट कर दिया, इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा M, I प्लस I 2I is equal to A plus delta M and therefore I is equal to A plus delta M divide by 2। ये हो गया I का वैल्यू। अब हमें दोनों वैल्यू मिल गए, एक R का मिल गया, एक I का मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, प्रिज्म फॉर्मूला, और प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय नाउ ये दो फॉर्मूला हमें मिल गए। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला n इज इक्वल टू साइन I अपॉन
साइन आर, लेकिन आई का वैल्यू हमारे पास है, आई का वैल्यू कितना है, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर का वैल्यू ए डिवाइडेड बाय 2, ए बाय 2। ये हो गया। इस फॉर्मूला को कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रिज्म फॉर्मूला समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूले के लिए हमने पहले एंगल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया, देन हमने क्या फाइंड आउट किया, देन हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आर का वैल्यू और आई का वैल्यू फाइंड आउट किया, और ये दोनों वैल्यू हमने हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूला में पुट कर दिए, तो हमें क्या मिला, प्रिज्म फॉर्मूला। हमें क्या मिला, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थिन प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक पे थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म किसे कहा जाएगा, थिन प्रिज्म, अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, मींस प्रिज्म एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, 10 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे, थिन प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे, थिन प्रिज्म। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका थिन प्रिज्म का, तो थिन प्रिज्म हमारा इस तरह से होगा, इतना छोटा सा, जिसका ए एंगल क्या होगा, एंगल ए, ये लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री। तो ऐसे प्रिज्म को हम कहेंगे थिन प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे, थिन प्रिज्म। तो अब देखो थिन प्रिज्म में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, थिन प्रिज्म में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहां हमारा दो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ये एक नॉर्मल, और ये यहां एक नॉर्मल। अब यहां से रे जाएगा, चलो ये हमारा इंसिडेंट रे, देन ये रिफ्रैक्टेड रे, देन इमर्जेंट रे। ठीक है, एंगल होगा आई, ये एंगल होता है R1, ये R2 और ये E। ठीक है, अब इसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं थिन प्रिज्म के लिए। सो थिन प्रिज्म के लिए कंडीशन याद रखो, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, नियरली इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा को हम नियरली थीटा लेते हैं, मीन साइन का वैल्यू और थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। 10। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या कहता है, एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आर। तो अब पहले केस के लिए अप्लाई करेंगे, यहां इंसिडेंट एंगल कितना है, आई, और रिफ्रैक्टिंग एंगल R1, तो ये होगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1। अब साइन का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो हम लिखेंगे आई R1। सिमिलरली यहां के केस के लिए हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2। साइन E इज इक्वल टू साइन I2, मीन्स कंडीशन कौन सा है, वापस हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ही फाइंड कर रहे हैं। तो रे अगर यहां से आता है और प्रिज्म के अंदर जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट एंगल हमारे E हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल R2 हो जाएगा। लेकिन साइन का वैल्यू इक्वल टू थीटा होता है, तो ये होता है E बाय R2। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो I इज इक्वल टू क्या होगा, एन R1, एंड R इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, एंड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन R2। ठीक है, I इज इक्वल टू एन R1 एंड E इज इक्वल टू एन R2। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन, हमने इक्वेशन स्टडी किया, इक्वेशन नंबर 4 प्रिज्म फॉर्मूला का क्या है, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा, वहां डेल्टा M नहीं था, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। इस फॉर्मूला में आप I का वैल्यू पुट करते हैं, I का वैल्यू क्या है, एन R1, E का वैल्यू एन R2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा।
इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अब इसमें से एन कॉमन निकाल लो, एन कॉमन, R1 प्लस R2 is equal to A plus delta. Now from using equation नंबर 3 जो हमने यूज किया था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हमने यूज किया था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इसी को हम यूज करते हैं। Therefore NA इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ए यहां आ जाएगा, एन ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, एन एन माइनस वन, ए एन माइनस ए को कॉमन निकल लिया, एन माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा, तो हमें डेल्टा का वैल्यू मिला। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। तो अगर हम थीन प्रिज्म का यूज करते तो हमें ये डेल्टा का वैल्यू मिलता है, हमें क्या मिलता है, डेल्टा का वैल्यू मिलता है। सो इसे कहते हैं डेविएशन, इसे क्या कहते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन का वैल्यू हमें पता चल गया, डेविएशन का वैल्यू क्या होता है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। तो इंसिडेंट रे जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उससे कितना डिग्री वो चेंज होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो यहां देखो ए और एन कांस्टेंट है, ए और एन क्या है, कांस्टेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो डेल्टा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये समझ में आ गया। तो स्मॉल इंसिडेंट एंगल के लिए ये डेल्टा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन। सो देखो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, क्या लिखा हमने, इफ पॉलीक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट अपॉन द प्रिज्म, द इमर्जेंट बीम कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कलर एंगुलरली सेपरेटेड, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। अब हमें पता है पॉलीक्रोमेटिक रे या फिर लाइट कितने कलर से बनता है, 7 कलर से बनता है। लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने स्टडी किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए सेपरेट होगा। तो लाइट जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म में एंटर करेगी तो उसमें से कलर सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, या कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होंगे, कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होंगे। तो दो एक्सट्रीम कलर, पहला कलर होता है रेड और लास्ट वाला कलर होता है वॉयलेट, उसी के बारे में हम सोचेंगे। तो देखो जैसे ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी प्रिज्म से, रेड से लेके वॉयलेट तक सारे कलर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब एक्चुअली रे यहां जा रहा था, लेकिन कितने डिग्री से रेड कलर डेविएट हो गया, डेल्टा आर, और वॉयलेट कलर कितने से डेविएट हो गया, डेल्टा वी, कितने कलर से डेविएट हो गया, डेल्टा वी। अब डेल्टा आर और डेल्टा वी में डिफरेंस कितना है, दैट इज हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये मैक्सिमम एंगल में से ये आर वाला एंगल चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेपरेशन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर, इन दोनों कलर के बीच का सेपरेशन, इन दोनों कलर के बीच का सेपरेशन, और उसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्शन। उसी को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्पर्शन। इफ अ पॉलीक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट अपॉन द प्रिज्म, इमर्जेंट बीम कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कलर एंगुलरली सेपरेटेड, एंड दिस इज नोन एज अ एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन हम दो कलर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम दो कलर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहां फाइंड आउट करते हैं फॉर प्रिज्म, और दो एक्सट्रीम कलर के लिए एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट करते हैं, कितना सेपरेशन दोनों में है। फॉर टू एक्सट्रीम कलर, एक्सट्रीम कलर कौन से कलर से, रेड एंड वॉयलेट, रेड एंड वॉयलेट, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन एंगुलर डिस्पर्शन इज गिवन बाय, चलो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। लेकिन डेल्टा का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया, देखो डेल्टा का फॉर्मूला ए एन माइनस वन डेल्टा। तो अब ए अगर प्रिज्म एंगल है, ए हमारा प्रिज्म एंगल है,
देन डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए, हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर -1 एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू ए एन आर -1। ठीक है, अब दोनों वैल्यू पुट कर दो। सो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू ए एन वी -1 माइनस ए एन आर -1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन निकाल लो, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, एन वी -1 माइनस एन आर +1। तो अब ये -1 +1 कट, सो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर। तो ये हो गया फॉर्मूला इसके लिए, एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर, एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर। सपोज हमें कलर नहीं दिए गए, आपको कहा कि ग्रीन और ऑरेंज के बीच में फाइंड आउट करो, तो जनरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला, तो आप वॉयलेट और रेड कलर की बदले हम क्या लेते हैं, सफिक्स 1 एंड 2, क्या लेते हैं 1 एंड 2, तो 1 और 2 से भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखो अब यही फॉर्मूला अगर हमें लिखना है इन जनरल, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इन जनरल यही फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इन जनरल, चलो एंगुलर डिस्पर्शन हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन 2 1, दो कलर, सेकेंड कलर और फर्स्ट कलर के बीच में, सेकेंड कलर और फर्स्ट कलर, अब कलर हमें दिए गए नहीं तो हम 2 और 1 सफिक्स यूज करेंगे, तो डेल्टा वी की जगह क्या होगा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। सो डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू ए एन 2 माइनस 1 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू ए n1 -1। अब दोनों को पुट करो, सो डेल्टा 21 इज इक्वल टू ए कॉमन मैं डायरेक्टली लिखता हूं, n2 -1 माइनस n1 +1, अब ये कट हो जाएगा, सो डेल्टा 21 इज इक्वल टू ए n2 -n1। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। अगर आपको कलर नहीं दिए गए तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर कलर दिए तो इसके जगह कलर आएंगे, 2 की जगह कलर और 1 की जगह कलर आएगा। तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। अब आते हैं हम मीन डेविएशन पे, किस पे आते हैं, मीन डेविएशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है मीन, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, मीन किसे कहा जाता है, जो बीच में आता है वैल्यू। सपोज आपको कहा कि 2 and 3 इसका मीन निकालो, कैसे निकालोगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दो क्वांटिटी है ना, तो अब ये 5/2 दैट इज 2.5, ये आ गया, इस तरह से आप मीन निकालते हो। वैसे ही अगर हम कलर की बात करें, अगर हम कलर की बात करें तो हमें व्हाइट लाइट से कितने कलर मिलते हैं, 7 कलर मिलते हैं, कितने कलर मिलते हैं, 7 कलर मिलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम इसे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, अगर आप ये स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 कलर एक तरफ रहेंगे, ये 2 कलर एक तरफ रहेंगे और बीच में वॉयलेट कलर रहेगा, सॉरी बीच में येलो कलर रहेगा। बीच में कौन सा कलर रहेगा, येलो कलर। तो अब ये येलो कलर होता है हमारा मीन कलर, येलो कलर क्या होता है हमारा मीन कलर। तो अब येलो कलर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, चलिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मीन्स येलो कलर को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, हमें येलो कलर के लिए मीन डेविएशन अप्लाई करना है। सो मीन डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेविएशन, मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू, दो एक्सट्रीम कलर को हम ऐड करेंगे, दो एक्सट्रीम कलर कौन सा होगा, वॉयलेट, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर प्लस डेविएशन ऑफ रेड कलर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दिया, मीन्स क्या मिलेगा हमें, मीन डेविएशन। क्या मिलेगा, मीन डेविएशन। और अगर हम इस एंगल डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं मीन डेविएशन, तो हमें किसका मिलेगा, येलो कलर का वैल्यू, किसका मिलेगा, येलो कलर का वैल्यू। तो इस एंगल पे जो भी एंगल का वैल्यू आएगा उसे हमें, वहां हमें क्या मिलेगा, येलो कलर, वहां हमें क्या मिलेगा, येलो कलर। मीन्स अगर इस तरह से प्रिज्म से व्हाइट लाइट जा रहा है तो व्हाइट लाइट की वजह से यहाँ कलर आएंगे, पहला कलर आएगा रेड, दूसरा लास्ट आएगा वॉयलेट,
अब इन दोनों का एंगल होगा, ये होगा डेल्टा आर, ये होगा डेल्टा आर, ये होगा डेल्टा वी, दोनों का ऐड करके अगर हमने हाफ कर लिया तो हमें वैल्यू मिलेगा डेल्टा, हमें वैल्यू मिलेगा डेल्टा। और वहां हमें कौन सा कलर मिलेगा, येलो, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई, इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा वाई। तो अब ये हमें मिल गया डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई के लिए वंस अगेन हमारा डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन वाई -1। ये भी फॉर्मूला हमें मीन डेविएशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो अब हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए दो फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं। पहला है एंगुलर डिस्पर्शन, पहला कौन सा है, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन हमने स्टडी किया। एंगुलर डिस्पर्शन क्या था, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हमने स्टडी किया, ए एन वी माइनस एन आर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, किसका, एंगुलर डिस्पर्शन का। और अभी हमने क्या स्टडी किया, मीन डेविएशन। अभी हमने क्या स्टडी किया, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए एन वाई -1। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने, क्योंकि नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में हम इसका यूज करने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्पर्सिव पावर। वो क्या है, डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर इज एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इन इट इज नोन एज अ dispersive power. It is ability of material to separate the color. अब मटेरियल कितने अच्छी तरीके से कलर को सेपरेट करता है। तो अगर आपने धूप में स्केल को रखा होगा, अपने प्लास्टिक वाले स्केल को, तो उसमें से कलर आपको दिखते हैं, उसमें से कलर आपको दिखते हैं, आपके बुक पे दिखेंगे कलर दिखेंगे, लेकिन वो कलर इतने अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं होते। तो डिस्पर्सिव पावर उसका क्या है, कम है। वही आप अगर प्रिज्म रखोगे और प्रिज्म पे आप लाइट अच्छे तरीके से इंसिडेंट करोगे तो आपको अच्छे लाइन वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा, मींस कलर अच्छी तरीके से सेपरेट हुए ऐसे आपको दिखेगा। सो उसका डिस्पर्सिव पावर क्या है, ज्यादा है। तो जो अच्छी तरीके से कलर को सेपरेट कर सकता है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इट इज नोन एज अ डिस्पर्सिव पावर। तो कितनी अच्छी तरीके से कलर को सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो अब देखो इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो है, एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। ये किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। तो यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, किससे, ओमेगा से। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है, लास्ट टाइम हमने इतने सारे फॉर्मूले दोनों के लिए लिख के रखे हैं। सो यही क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी आर, किसी भी दो कलर के लिए निकाल सकते हैं। अब मैं वॉयलेट और रेड कलर ले रहा हूं, इसलिए डेल्टा वी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। या फिर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। या फिर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये एंगल के टर्म में फॉर्मूला आया, ये किसके टर्म में आया, एंगल के टर्म में। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर फाइंड आउट करेंगे, सो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला है ए एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय dy का वैल्यू a एन वाई -1। तो अगर ये a कट जाएगा, a कट गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई -1। ये भी एक फॉर्मूला होगा। ये होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये होगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे हमें दो फॉर्मूले मिल रहे हैं, किसके लिए, डिस्पर्सिव पावर के लिए। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, मींस सेपरेट करने की एबिलिटी, कलर को सेपरेट करने की एबिलिटी। तो आज हमने प्रिज्म के बारे में स्टडी किया, प्रिज्म फॉर्मूला निकाला। प्रिज्म फॉर्मूला इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या फाइंड किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
प्रिज्म हमने फाइंड आउट किया। देन 3 प्रिज्म का यूज करते हैं हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला। क्या निकाला? एंगल ऑफ डेविएशन। देन एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया डेविएशन से, और उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्पर्सिव पावर। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया? डिस्पर्सिव पावर। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो तो ये आपको आएंगे। तो यहां अब हमारा लेक्चर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है।